मेरी पत्नी सद्भाव संप्रदाय की नेता है और मेरे पिता एक सुपर विलेन है। विलेन बेटे गुआंगफोंग के रूप में मेरे पिता ने मुझे तंगजान की बचपन की प्रेमिका लियू रुयान से शादी करने के लिए मजबूर किया। मूल कहानी के अनुसार जैसे ही तंगान को पता चलता, मैं 3 दिनों के भीतर सड़कों पर मर जाता। पूरी साजिश के साथ यहाँ आने के बाद मुझे तुरंत कदम उठाना पड़ा। मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि लिवान और मैं पूरी तरह से असंगत हैं। अगर तुम इतनी बुरी तरह से उत्तराधिकारी चाहते हो तो मैं उससे शादी करने से बेहतर मर जाऊंगा। जाओ अपने लिए एक रखेल ढूंढो। मेरे पिता गुजिन ने मुझे शांति से देखा। एक महिला का नाम बताओ। जब तक वो एक साफ सुथरे परिवार से आती है मैं शादी की व्यवस्था करूंगा। मेरे दिमाग में एक योजना आई। ये सुरक्षित खेलने और कुछ समय बचाने का मेरा मौका था। एक मुस्कुराहट को रोकते हुए मैंने अपने पिता के बगल में बैठी महिला मेरी सौतेली बहन की ओर इशारा किया और जानबूझकर अपनी आवाज उठाई। मुझे गुइंगू पसंद है। सच्चाई मुझे दुख देती है। सब कुछ परिवार में ही रखो। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही मैं तनाव में आ गया। मुझे पता था कि मेरे पिता का गुस्सा कितना तेज है। ये जोखिम भरा कदम एक ही बात पर दांव लगाने जैसा था। वो मुझे अपनी बेटी कभी नहीं देंगे। गार्जियन और गुइंगू दोनों एकदम चुप हो गए। कमरे की हवा एक पल के लिए जम गई। फिर मेरे पिता ने एक बर्फीली सी बात कही, बाहर निकल जाओ। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही बटलर वोंगबो ने मेरे सीने पर एक दबाव डाला। मेरे पूरे शरीर में सुन्नता की लहर दौड़ गई। फिर उन्होंने मुझे अनाज की बोरी की तरह अपने कंधे पर उठा लिया और दरवाजे से बाहर कूद गए। मैं पूरी तरह से भ्रमित होकर इधर उधर उछल रहा था। मैं बस अपने पिता को गुच्ची यूई को सीमा पर लौटने का आदेश देते हुए सुन सकता था। उसके बाद आधिकारिक दस्तावेजों पर ब्रश से खरोंचने की आवाज आई। मैं पूरे दिन एक तरफ के कमरे में बंद रहा, शादी को टालने के तरीके सोच रहा था। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से एक तेज चीख सुनाई दी। शुभ घड़ी आ गई है, समारोह का समय हो गया है। मैं अंदर स्तब्ध बैठा था। मेरे अंदर विरोध की लहर दौड़ गई। मैं गोडियन की योजना में खलल डालना चाहता था, लेकिन अगले ही पल मेरे निचले पेट में एक अजीब सी जलन होने लगी। मेरा दिल बैठ गया। मेरे पिता ने गंदी चालें चलकर मुझे मजबूर किया था ताकि वो अपनी मनमर्जी पूरी कर सकें। ठीक उसी समय बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। दरवाजे पर एक सुंदर सी आकृति दिखाई दी। लू रुआन कुछ देर से दरवाजे पर खड़ी थी जब कोई उसका स्वागत करने नहीं आया। उसने अपने सिर से घूंघट उठाया, मुझे एक भावहीन नजर से देखा, फिर सीधे बिस्तर पर चली गई और कंबल के नीचे खिसक गई। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे दिमाग में एक तूफान चल रहा था। फिर मेरे पीछे कंबल के नीचे से एक तिरस्कारपूर्ण उपहास आया। अंदर आ रही हो या नहीं, हो चुका, नाटक छोड़ो। मुझे पता था कि इससे बचना संभव नहीं था। अब मैं तांगजान का दुश्मन था, इसलिए मैं अंदर चढ़ गया और एक सहज स्वर में बातचीत शुरू करने की कोशिश की। लिवान, हमें आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया है। ली रुआन ने घृणा से अपनी भौहें सिकोड़ी पलट गई और मेरी ओर पीठ कर ली, मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अचानक मेरी आंखों के सामने हल्के सुनहरे अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी। भाग्य नायिका लू रुआन की आध्यात्मिक ऊर्जा साझा करना। आध्यात्मिक ऊर्जा +19। मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। अब सब समझ में आ रहा था। विलेन साइडकिक के रूप में भाग्य नायिका के साथ संबंध बनाकर मेरे बोनस आंकड़े बढ़ाए जा सकते थे। एक साझा बंधन के माध्यम से मैंने मूल कहानी को वापस सोचा। लियू रुआन एक आकर्षक शरीर के साथ पैदा हुई थी। जब तांगन ने उसे चांसलर की संपत्ति से बचाया तो उसने मुझे इस प्रक्रिया में मार डाला। उसके बाद तांगन भागती रही। लियू रुआन को बाद में हार्मोनी संप्रदाय ने ले लिया और अंततः उसका संप्रदाय नेता बन गया। यहाँ तक कि मेरे खलनायक पिता भी उसके सामने कुछ भी नहीं थे। तभी लियुआन ने देखा कि मैं उसकी पीठ को घूर रहा था। वो अधीर होकर पलट गई और पूछा कि क्या मैंने काफी कुछ देख लिया है, जिससे मैं अपने विचारों से बाहर आ गया। मैंने खुद को शांत रखा और संयमित रहने की कोशिश की। हमने अभी अभी शादी की है। अगर मैं तुम्हें इतनी जल्दी देखकर थक जाऊंगी तो हम अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ कैसे बिताएंगे। लीन ने ठंडे गले से गले लगाया और दीवार की तरफ मुड़ गई। तुम्हें अभी अपने आप पर बहुत गर्व होना चाहिए। दुनिया की सबसे ऊपर, शादी की रात और सब कुछ। हाँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैंने हल्की हंसी के साथ कहा। ज्यादा घमंड मत करो। तुम्हें मेरा शरीर मिल सकता है लेकिन मेरा दिल कभी नहीं मिलेगा। उसकी आवाज में एक जिद्दीपन था। मैंने धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया तो वो सीधे मेरी तरफ देख रही थी। अब हम पति पत्नी हैं और सब कुछ ठीक है। तुम्हें मेरे प्रति इतनी शत्रुतापूर्ण क्यों होना पड़ा। लियू रुआन अज्ञात की आंखों में खुली घृणा देखकर मुझे पता था कि ये तरीका काम नहीं आने वाला था। और आधा दिन बीत जाने के बाद भी मुझे अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भी बिंदु वापस नहीं मिला था। मुझे उपन्यास से याद आया कि उसे तांगन से गहरा लगाव था। अगर मैंने उसे सीधे संबोधित नहीं किया तो मेरे लिए उसका स्नेह कभी नहीं बढ़ेगा। मैंने एक गहरी सांस ली और जानबूझकर 1 साल पहले की उस घटना को याद किया जब मैंने उसे चांसलर की संपत्ति में अगवा किया था और इसी बिस्तर से बांधा था। उस याद ने लियू रुआन अज्ञात को तुरंत क्रोधित कर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें गुस्से से जल उठी। उसने मुझ पर गुस्सा किया और मेरी कलाई पर जोर से काट भी लिया। ये इतना भी जोर से नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे वो अपनी सारी दबी हुई कुंठा को बाहर निकाल रही हो। मैं दर्द से कराह उठा लेकिन दूर नहीं हुआ। मैंने ली रुआन को काटने दिया। आखिरकार हम पति पत्नी हैं, क्या हम इस पर शांति से बात नहीं कर सकते। मैंने अपनी कलाई रगड़ी। मुझे गुस्सा भी आया और मजा भी आया। भले ही मुझसे शादी करना आखिरी चीज थी जो तुम नहीं चाहती थी, लेकिन सच तो यह है कि अब तुम मेरी पत्नी हो और ये नहीं बदलेगा। तो क्यों न अतीत को भूलकर एक ऐसे जोड़े की तरह रहें जो एक दूसरे का समर्थन करते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा। जैसे जैसे मेरे शब्द फीके पड़ते गए मेरी आंखों के सामने एक पारदर्शी पैनल तैरता गया जिसमें भाग्य की नायिका लू रुआन की आध्यात्मिक ऊर्जा थी। आध्यात्मिक ऊर्जा और सहायता। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। हर किरदार के लिए किस्मत सबसे जरूरी है। मैं हमेशा बीमार और कमजोर रहता था और साधना के रास्ते पर नहीं चल पाता था क्योंकि मेरी किस्मत बहुत खराब थी। इतने सालों तक गो आउसन मुझे जिंदा रखने के लिए दुर्लभ स्वर्गीय खजाने जुटाता रहा और अभी मेरी किस्मत फिर से शून्य पर पहुंच गई थी। मैं लू रुआन को समझाता रहा कि मैं वो बदमाश नहीं हूँ जो वो समझती है। जब मैं उसे चांसलर के एस्टेट में लाया था तो दरअसल मैं उसकी रक्षा के लिए था। मैंने उसे बताया कि कुयान के पूरे दरबार पर हुक्म है, हर अधिकारी उसका वफादार कुत्ता है और वो एक जवान औरत है और उसने बिना उसके आदेश के ही कविता में उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत की। बहुत से अधिकारी सिर्फ पॉइंट्स के लिए उसे खुद ही चुप करा देते, उसे मार देते। अगर मैंने दखल न दिया होता तो वो मर चुकी होती। लुयान अज्ञात के चेहरे के भाव देखकर कुछ नरमी आई। बहस करने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैंने जब तक मौका था तब तक जारी रखा। मैंने उससे कहा कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। उसे डराना दूसरी बात थी, असली मकसद बाहर वालों के लिए दिखावा करना था। सबको ये एहसास दिलाना था कि मैं बस मौज मस्ती के लिए वहां आया था ताकि कोई असली वजह न जान पाए। हालांकि लियू रुआन को यकीन करना मुश्किल हो रहा था लेकिन उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा था। उसके मन में एक ख्याल आया,
पाया। शायद उसने वाकई उसे गलत समझा था। उसी समय एक और पैनल सामने आया, भाग्य की नायिका को साझा करना। लियू रुयान अंक का भाग्य बढ़ रहा है। जैसे जैसे मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा सकारात्मक संख्याओं में बदलती गई, मेरे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि साझा भाग्य प्रणाली कैसे काम करती है। लुआन अंक की स्वीकृति को बढ़ाओ। गुआंग, ये मत सोचो कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो। मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। लिरियन ने अपना सिर झटका। उसका चेहरा विरोध से भरा हुआ था। मैंने अपने उत्साह पर काबू पाया और अपनी आवाज को कोमल और शांत रखा। मैंने हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे से बालों के ढीले तारों को हल्के से हटाया। ये सच है, अब तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। कोई बात नहीं, इसे समय दो। हमारी शादी जितनी लंबी होगी तुम उतना ही जान पाओगे कि मैं असल में कौन हूँ। जब उसने पूछा कि मैंने उस समय उसे क्यों सुरक्षित रखा, ताकि और भी शेयर बोनस अनलॉक हो सके, मैंने ये कहकर मजाक उड़ाया कि एक बार एक कवि सम्मेलन में मैंने उसे देखा था और उसी वक्त उसे दिल दे बैठा था। मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया और चुपचाप मन ही मन फैसला कर लिया कि एक दिन मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये शब्द लुआन पर बिजली की तरह गिरे। उसका दिल धड़कने से पूरी तरह से भगदड़ में बदल गया। उसकी खूबसूरत आंखें भावनाओं से चौड़ी हो गईं। सिस्टम पैनल फिर से बज उठा। आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। मेरे मुंह के कोने पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। मैं झूठ बोलता रहा कि वो चांसलर की संपत्ति में है, क्योंकि जब मैंने सुना कि उसके पिता को सम्राट को नाराज करने के कारण जेल में डाल दिया गया है तो मैंने तुरंत अपने पिता से उसे बाहर निकलवाने के लिए कहा। लेकिन मेरे मुंह से ये शब्द अभी निकले ही थे कि लियू यान ने मुझे बुलाया। जब गोश ने 2 दिन पहले उस पर शादी के लिए दबाव डाला था तो उसने उससे इस बारे में पूछा था और उसने साफ कर दिया था कि मुझे नहीं पता था कि उसके पिता जेल में हैं और उसने कभी किसी को रिहा करने का आदेश नहीं दिया। जबरन शादी पूरी तरह से गु अलुतियन का अपना विचार था। मेरे चेहरे पर मुस्कान जम गई। मैंने खुद से सोचा मैंने सब गड़बड़ कर दिया। लू रुयान अज्ञात का गुस्सा भड़क उठा। उसने मुझ पर इस पूरे समय झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा कि मैंने उसे बीमार कर दिया और मैं बिल्कुल गुयान जैसा ही हूँ। मैंने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और उसे चेतावनी देने के लिए अपनी आवाज धीमी कर दी। तुम मुझसे जितना चाहो बोल सकती हो, लेकिन मेरे पिता के पीछे जाने की हिम्मत मत करना। उसका पूरा परिवार अभी भी न्याय मंत्रालय की जेल में बैठा था। अगर वो चाहती थी कि वे सुरक्षित बाहर निकलें तो उसे अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। तनाव कम करने के लिए मैंने धीरे से उसके बालों को सहलाया, लेकिन लिरियन ने मेरा हाथ जोर से हटा दिया और कहा मुझसे दूर हो जाओ। मैंने आ भरी लेकिन उसे जाने दिया और सहजता से विषय को उसकी बचपन की दोस्त तांगन की ओर मोड़ दिया और पूछा कि क्या वो मुझे अपने पास नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि तांगन के मन में उसके लिए भावनाएं हैं। लू रुयान ने सहज ही कह दिया, तुम भाई तांगन के बारे में कैसे जानती हो? मैंने उसे चिढ़ाया था कि कैसे उसने मेरे सामने मुझे बेशर्म बेवकूफ कहा था। फिर भी तांगन को अपने भाई के तौर पर प्यार से बुलाया और उसे याद दिलाया कि वो अभी मेरे बिस्तर पर लेटी हुई है। लेकिन हमारे बीच की दूरी को कम करने के लिए मैंने धैर्यपूर्वक समझाया कि मैं उसे बेहतर तरीके से समझना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसके अतीत को खंगाला। लू रुयान ने मेरे शब्दों में छिपी ईर्ष्या की झलक पकड़ ली और उसके अंदर एक अजीब सी मिठास सी महसूस हुई। उसने अपने आप को जीवन भर दुखी रहने के लिए पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन अब करीब से देखने पर उसे एहसास हो रहा था कि मैं उतना घटिया बदमाश नहीं हूँ जितना कि अफवाहें फैलाई गई थी। कुछ देर रुकने के बाद उसने ईमानदारी से मुझे बताया कि वो और तांगन भाई बहन की तरह हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं इस पर धीरे से हंसा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे चिढ़ाते हुए कहा कि मैं उसके इस खास दोस्त के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। इससे रुआन दुविधा में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं तांगन की इतनी परवाह करता हूँ, अच्छी बात थी या बुरी। इस बीच तांगन राजधानी से कुछ 100 मील दूर एक सुनसान जगह पर पहुंच गया था और तारों को निहार रहा था। वो अपने उत्साह को रोक नहीं सका और चिल्लाया, 3 साल बाद मैं आखिरकार राजधानी वापस आ गया। वो लू रुआन को ले जाने आ रहा था। बुजुर्ग यू की आवाज उसके मन में थी और वो क्लाउड मिस के शिष्य के तौर पर उसे चेतावनी दे रहा था। चांसलर के लोगों द्वारा पकड़े जाने का मतलब निश्चित मौत होगी और उसे चिंता थी कि लियू रुआन के प्रति जुनून उसके प्रशिक्षण को धीमा कर रहा है। लेकिन तांगन ने जोर देकर कहा कि लू रुआन उसकी प्रेरणा है, ध्यान भटकाने वाली नहीं। भले ही उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। आखिरकार बुजुर्ग यू ने बहस करना बंद कर दिया। हमारी तरफ से लियू रुआन उसके और तांगन के बारे में किसी भी तरह की सीधी बात से बचता रहा, इसलिए मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोमल शब्दों का इस्तेमाल किया। हर शब्द में वास्तविक वजन और परवाह थी और बस ऐसे ही मेरी किस्मत चमक गई। मेरा दिल पागल हो रहा था। जाहिर है ईमानदारी ही उसे जीतने का सबसे अच्छा तरीका था। मैं एक पल के लिए रुका, फिर आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि मैंने सहजता से ये भी कहा कि मैं खुद तांगन को ढूंढना चाहता हूँ और उससे सीधे पूछना चाहता हूँ कि लू रुआन के प्रति उसके इरादे क्या हैं। मुझे आश्चर्य हुआ। लू रुआन खुद झुकी और मेरे गाल पर धीरे से चूम लिया। उसी समय सिस्टम पैनल नए टेक्स्ट के साथ चमक उठा जिसमें भाग्य की जानकारी दी गई थी। नायिका लू रुआन की आध्यात्मिक ऊर्जा, सहज आकर्षण, शारीरिक विकास प्राप्त करना, प्रतिशत 2%, 3%। मुझे जल्दी ही पता चल गया कि क्यों। मैंने उसके भाग्य के सभी 19 अंक पहले ही साझा कर लिए होंगे और अब उसके स्नेह को और बढ़ाकर मैं उसकी विशेष काया को आत्मसात करना शुरू कर सकता हूँ। उपन्यास में ली रुयान अपनी सहज आकर्षण, शारीरिक क्षमता के माध्यम से पूर्ण शिखर पर पहुंच गई थी। यह सब तब शुरू हुआ जब वो और तांगन भाग रहे थे और सामंजस्य संप्रदाय के नेता से टकरा गए, जिसने उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे पौराणिक प्रलोभन सम्राट कला सिखाई, जिससे उसे अंततः मेरे खलनायक पिता को हराने की शक्ति मिली। मैं निश्चित रूप से एक आदमी था, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह की क्षमता अभी भी मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए काम आ सकती है। लोगों को अपनी ओर खींचना, ये एक खलनायक के बेटे की छवि के लिए बिल्कुल सही है। लू रुआन के अचानक पहले कदम उठाने के साथ मैं इस पल को बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसके गाल को सहलाया और उसी तरह जवाब दिया। पता नहीं कितना समय बीत गया। ली रुआन ने लाल चेहरे से पूछा कि क्या मैं संतुष्ट हो गई हूँ, लेकिन इननेट चार्म फिजिक्स प्रोग्रेस बार अभी भी 100% तक नहीं पहुंचा था, तो जाहिर सी बात है कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया और पूछा कि क्या वो वाकई मुझे इतनी बुरी तरह से संतुष्ट करना चाहती है। लुआन ने इसे शांत रखने की कोशिश की और वादा किया कि वो तांगन को फिर कभी नहीं देखेगी, बस मुझसे तांगन का जिक्र करना बंद करने को कहा। मैं एक पल के लिए रुक गई। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तांगन से जलन भी नहीं थी। मुझे पूरी कहानी पता थी। साथ साथ बड़े होने के बावजूद दोनों के बीच कभी रोमांस नहीं हुआ था। ये तांगन के एक तरफा क्रश से ज्यादा कुछ नहीं था। मुझे तांगजान की कठिन बैक स्टोरी अच्छी तरह याद है। जब वो 9 साल का था तब उसके माता पिता दोनों गुजर गए थे। वो लू रुयान अज्ञात के पिता लू चौंकिंग के साथ रहने चला गया, जिसने उसे अपने बेटे की तरह पाला। लेकिन तांग
तांगजान को पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं थी और ये लू रुयान ही था जो हमेशा उस पर विश्वास करता था, जिससे वो खुश हुआ। उसके दिल में उसके लिए गहरा प्यार था, लेकिन ली रुआन ने उसे हमेशा एक बड़े भाई के तौर पर देखा और 2 बार उसके कबूलनामे को ठुकरा दिया। खुद को काबिल साबित करने के लिए तांगजन ने एक पत्र छोड़ा और 16 साल की उम्र में घर से चला गया ताकि खुद को कुछ बना सके। क्लाउड मिस संप्रदाय में शामिल होने के बाद उसने एक संत की बची हुई आत्मा को रखने वाली एक अंगूठी हासिल की और 7वीं रैंक के गोल्डन कोर तक तेजी से आगे बढ़ा। ये मानते हुए कि वो आखिरकार उसके काबिल है, वो वापस लौट आया, लेकिन उसे पता चला कि ली रुआन को मैंने अपने साथ ले लिया है और गुस्से में आकर वो मुझे मार डालेगा। जहां मैं खड़ा था वहां से तांगजन की ताकत मुझे डरा नहीं रही थी। मुझे वास्तव में संत की बची हुई आत्मा से सावधान रहना था जो उसकी अंगूठी के अंदर थी। मुझे कुछ देर के लिए चुप होते देख लू रुआन अज्ञात की आंखों में कोमल गर्माहट आ गई। उसने पूछा कि क्या मैं अभी भी तांगजन के पीछे जाने के लिए तैयार हूं। मैंने एक आह भरते हुए अपना सिर हिलाया और उससे कहा कि मैं तांगजन को अकेला छोड़ने का वादा कर सकता हूं, लेकिन उसने पहले जो किया वो मेरे लिए अभी भी काफी नहीं था। सहज आकर्षण काया की प्रगति बार को ऊपर उठते हुए देख रहा था। मैं चीजों को लेकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। अधिक कौशल कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। सहज आकर्षण काया का होना कुछ भी न होने से बेहतर है। उस समय तांगन राजधानी की ओर पागलों की तरह दौड़ रहा था, हर सेकंड करीब आ रहा था, लेकिन अच्छी रातें कभी खत्म नहीं होती। जब मैं अगली सुबह उठा तो ली रुआन जा चुकी थी, लेकिन उसकी बगल से चादर का एक बड़ा टुकड़ा कट गया था। मैं उसे देखता रहा, हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि वो चादर का टुकड़ा क्यों ले रही है। तभी गुइंगुआ अंदर आई और उसके पीछे लू रुआन भी था। मैंने मुस्कुराते हुए लू रुआन से पूछा कि क्या वो मेरी बहन को चाय देने गई है, लेकिन लू रुआन चुपचाप गुइंगुआ के पीछे खड़ा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। तुम्हारे पास खुद को यहाँ से बाहर निकालने के लिए आधा घंटा है, गु किंग युआ अचानक चिल्लाया, जैसे उसके कंधे पर चिप लगी हो। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। पिछली रात को याद करते हुए मेरा चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। मैं थोड़ा सा चिढ़ थी, लेकिन मुझे यह भी पता था कि अगर गुआन की साजिश और लियू रुआन के हार न मानने से कल रात कुछ भी नहीं होता और उसके बिना मैं अपनी युवावस्था में मृत्यु को नहीं बदल सकता था। अब न केवल मैं लियू रुआन अज्ञात के भाग्य और शरीर को साझा कर चुका था, बल्कि मेरा शरीर पहले से काफी मजबूत हो गया था। इस बारे में सोचते हुए मुझे तांगजान के भाग्य के बारे में भी उत्सुकता हुई। आखिरकार वो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा था। उपन्यास में तांगजान मेरी शादी के तीसरे दिन राजधानी लौट आया, जिसका मतलब था कि परसों वो दिन था जब मुझे मरना था। लियू यान के साथ सिर्फ एक रात बिताने के बाद गुइंगुआ ने मुझे कमरे से बाहर बुलाया। गुइंगुआ के सामने लू रुआन को इतना नम्र और आज्ञाकारी बनते देखकर मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। गुइंगुआ ने हमेशा मुझे धक्का दिया था और अब जब मेरी शादी हो गई थी तो वो मेरी पत्नी के पीछे भी आ रही थी। मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन गुइंगुआ लुआन को लेकर पहले ही चली गई थी। सोचने के बाद मैंने कहा, समझ में आ गया। ल्यूएन गुइंगुआ के साथ खेल रही थी क्योंकि उसके माता पिता अभी भी न्याय मंत्रालय की जेल में बंद थे। ल्यूएन के साथ साझा संबंध बनाए रखने के लिए मैं उनके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे मेरे साथ नाश्ता करने के लिए कहा। मैंने चुपचाप उसे आश्वस्त भी किया, चिंता मत करो, मेरे यहाँ होने से उसका परिवार ठीक रहेगा। तुरंत उसके शरीर का तनाव गायब हो गया। मेरे मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। सिस्टम ने झंकार भरी। सहज आकर्षण शारीरिक निर्माण की प्रगति अब 19% 20% है। अचानक उछाल ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। पता चला कि भाग्य साझा करने के लिए आपको गहरे प्यार में होने या पूरी तरह से बंधे होने की आवश्यकता नहीं है। उसके परिवार की सुरक्षा पूरी तरह से मेरे पिता की बदौलत है। तुम खेती भी नहीं कर सकते, तुम एक बेकार बीमार मलबे हो, तुम उसके परिवार को बचाने के लिए वास्तव में क्या करने जा रहे हो? गुइंगू ने मुड़कर मुझे पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण नजर से देखा। मैं परेशान नहीं हुआ, मैंने बस उसे एक गर्म सहज मुस्कान दी और उसके साथ पंगा लेने का फैसला किया। भले ही पिता मुझसे सगाई करने को तैयार नहीं हुई, इतनी नाराजगी रखने की कोई जरूरत नहीं। गुइंगू की अवमानना को भ्रम में बदलते देख सिस्टम पैनल अचानक खुल गया। भाग्य नायिका गुइंगू की किस्मत साझा करना। किस्मत 17 अंक बढ़ गई। मैं दंग रह गया। ली रुआन से मैंने जो सीखा था उसके आधार पर भाग्य नायिका की किस्मत साझा करने के लिए मेरे प्रति उसके स्नेह को उस तरह बढ़ाना होगा जिस तरह से मैंने देखा था। गुइंगुई ने चुपचाप मेरे लिए थोड़ा सा स्नेह विकसित कर लिया होगा। कुछ ही देर में हम चांसलर की संपत्ति से निकल गए। गुइंगुई ने मुझे एक लंबी नजर से देखा और फिर मुड़ गई, फिर आगे की गाड़ी में चढ़ गई। मैंने ल्यूरियन अज्ञात का हाथ पकड़ा और दूसरी गाड़ी में चढ़ गया। जैसे ही हम अंदर पहुंचे मैंने नाश्ता देखा जो मेरे लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। बाकी हड्डी, कछुआ स्टू, हिरन का मांस, किडनी स्टिर फ्राई और वुल्फ बेरी के साथ स्टीम्ड ऑयस्टर, सभी क्लासिक स्टैमिना बूस्टर। मुझे हंसी आ गई। यह स्वीकार करना पड़ा कि मेरे पिता ने वास्तव में हर चीज के बारे में सोचा था। जब हम न्याय मंत्रालय पहुंचे जेल में, मैं और लियू यान पैदल ही उसके पीछे पीछे चल रहे थे। गुइंगू जेल के प्रवेश द्वार की ओर उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही हम जेल पहुंचे जेल वार्डन ने अत्यंत सम्मान के साथ गुइंगू को सिर झुकाया। गु किंग यू ने बस इतना कहा, उन्हें छोड़ दो। वार्डन ने हाथ हिलाया और दर्जनों कैदियों को बाहर लाया गया। सबसे आगे लू रुआन अज्ञात के माता पिता थे। कुछ देर के लिए अविश्वास के बाद लुआन अज्ञात के माता पिता आगे बढ़े और अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया। हवा में हल्की सिसकियां गूंज उठी। उसकी मां ने उसे प्यार से ढांढस बंधाया, जबकि उसके पिता एक तरफ खड़े होकर चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे, खुद को सम्राट का अपमान करने और अपनी बेटी को इस मुश्किल में डालने के लिए दोषी मान रहे थे। मैं सही समय पर आगे बढ़ा और अपने ससुर से कहा कि जिस बात का उन्हें डर था वो वास्तव में नहीं हुआ। लू रुआन अज्ञात के परिवार का रोना रुक गया। लू रुआन समझ गई कि उसके माता पिता किस बात को लेकर चिंतित हैं। उसके गाल गुलाबी हो गए और उसने बताया कि मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ जैसा कि अफवाहों में कहा गया था। वो बहुत ही कोमल है। उसके माता पिता ने एक दूसरे को देखा, ये सोचकर कि उनकी बेटी उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए झूठ बोल रही है, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि मैं लू रुआन के पीछे गया और उसके कंधों पर धीरे से हाथ रखा। ईमानदारी से उन्हें बता रहा था कि हमारे बीच की गलतफहमी बहुत पहले ही दूर हो चुकी है और मेरी भावनाएं उसके लिए पूरी तरह से सच्चे थे। मैंने ये भी प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैंने लू रुयन को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो स्वर्ग और पृथ्वी मुझे मार डालें और मुझे कभी शांति न मिले। अगले ही पल हर कोई अवाक रह गया। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया। भाग्य की बात करते हुए हेरोइन लुआन की आध्यात्मिक ऊर्जा ने लू रुयन अज्ञात के प्यार अटूट भक्ति को प्राप्त किया, पूरी तरह से आपका। मैं भी चौंक गया। मुझे उसके प्यार को बढ़ाने की उम्मीद थी, लेकिन इस तरह नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब एक साथ हो जाएगा जिससे वो पूरी तरह से जीत जाएगी। लू चौंकिंग ने मुझे कृतज्ञता से भरा एक गहरा सम्मानपूर्ण सिर दिया। ठीक है,
अब बहुत हो गया मास्टर लू, कृपया जल्दी से आगे बढ़ें इससे पहले कि महामहिम अपना मन बदल लें और ये एक समस्या बन जाए। गोइंग अज्ञात की आवाज सबसे बुरे समय में कट गई। लियू चांकिंग और उनकी पत्नी ने थोड़ी देर के लिए गले लगाया, लू रुयन को अलविदा कहा और जल्दी से एक प्रतीक्षारत गाड़ी में चढ़ गए जो तेजी से चली गई। लियू यान ने बिना पलक झपकाए गाड़ियों को जाते देखा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैंने धीरे से उसे हाथ मिलाया और वादा किया कि जब उसके माता पिता गांव में बस जाएंगे तो मैं उसे उनसे मिलने ले आऊंगा। लियू रुआन ने आंसुओं के बीच मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या मैं वाकई ऐसा कहना चाहता हूँ। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों के कोने से आंसू पोंछे और कहा कि मैंने पहले ही एक प्रतिज्ञा कर ली है। इतनी छोटी सी बात को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर तुम दोनों गाड़ी में नहीं चढ़ पा रहे हो तो तुम दोनों खुद चांसलर एस्टेट वापस जा सकते हो। बुकिंगू ने अधीरता से पुकारा, जिससे मैं उस पल से बाहर आ गया। मैंने लूरू अज्ञात का हाथ पकड़ा और हम आखिरी बची हुई गाड़ी में चढ़ गए। अंदर का माहौल थोड़ा भारी था। गुइंग्यू पूरे समय पत्थर की तरह बैठा रहा, मेरी मोटी चमड़ी के बावजूद। मैं लूरू यान के सामने उससे प्यार से पेश नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने उसके हाथ को हल्के से दबाया, लेकिन अचानक हुए स्पर्श से लूरू यान हैरान रह गई। गुइंग्यू ने भौहें सिकोड़ ली। लूरू यान ने यह समझाने में असमर्थता जताई कि उसे किसी चीज ने छुआ था, एक बटन या कुछ और। इस बीच मेरी शारीरिक प्रगति 63% तक बढ़ गई। उस प्रगति बार को ऊपर चढ़ते देख मैं बस यही चाहता था कि गुइंगू अभी चली जाए, इसलिए मैंने उसकी ओर मुड़कर कहा कि वो खुद उड़ सकती है। वो हमारी गाड़ी में क्यों घुसी हुई है? गुइंगू ने एक पल सोचा और फिर सिर हिलाया, लेकिन कहा कि वो हमें एक साथ दबाने के बजाय हमें बाहर निकाल देगी। मैं उसे जाने के लिए कहता रहा और अजीब बात यह है कि जितना मैंने उसे छुटकारा पाने की कोशिश की उतनी ही तेजी से उसका मेरे प्रति प्यार बढ़ता गया। फिर भी वो वही जिद्दी दिखावा करती रही, कहती रही कि वो बस थक गई है और गाड़ी में आराम करना चाहती है। मैंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और बताया कि मेरे पिता के अनुसार वो 4 दिन पहले उत्तरी सीमा से राजधानी वापस आ गई थी, बस मुझे आखिरी बार देखने के लिए। गुइंगू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें आभारी होना चाहिए कि तुम एक कमजोर बीमार व्यक्ति हो, अन्यथा तुम पहले ही जमीन पर होती। मैंने जवाब दिया, मैंने बस सच बोला था और अब बड़ी बहन मुझे इसके लिए पीटना चाहती है। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? गुइंगू ने तुरंत जवाब दिया, अपनी तारीफ मत करो, एक बेकार लेआउट जो पूरे दिन कुछ नहीं करता। वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा जिसमें भाग्य की नायिका गुइंगू की किस्मत को 25 अंकों पर साझा किया गया। गुइंगू मुझे जगह की बर्बादी कहती रही और अगर सिस्टम उसकी किस्मत को लगातार ऊपर जाते हुए नहीं दिखा रहा होता तो शायद मुझे यकीन हो जाता कि वो मुझे दिल से नफरत करती है। मैंने अचानक गियर बदला और उसे बताया कि किसी ने 3 दिनों के भीतर मेरी जान लेने की धमकी दी है। गुइंगू अज्ञात की आंखें हत्या के इरादे से तेज हो गईं और उसने जानना चाहा कि मेरे पीछे कौन है। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, शायद किसी संप्रदाय का कोई युवा गुरु, शायद 7वीं रैंक का गोल्डन कोर, शायद पहली रैंक का क्लैश ट्रांसेंडेंस भी। गुइंगू ने मेरी तरफ देखा, स्पष्ट रूप से संदेह था कि मुझे पता है कि पहली रैंक क्लैश ट्रांसेंडेंस का क्या मतलब है। उसके संदेह को दूर करने के लिए मैंने कहानी गढ़नी शुरू कर दी, जिसमें दावा किया गया कि 3 साल पहले मैंने किसी बाहरी व्यक्ति के साथ एक कॉटेशन पर प्रतिस्पर्धा की थी और मेरे आदमियों ने उसे बुरी तरह पीटा था। उसे उठाओ। फिर कुछ समय पहले मुझे एक धमकी भरा पत्र मिला, उसमें लिखा था 3 साल में पासा पलट जाएगा। मेरी बात याद रखना, कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को कम मत आको जो किस्मत से हार गया हो और वो 1 हफ्ते के अंदर मेरी जान लेने आ सकता हो। यहाँ तक कि 4 दिन पहले मेरी तबीयत भी उस पत्र को पढ़ने के सदमे से खराब हुई थी। ये सब सुनने के बाद गुइंगू ने उपहास किया, मेरे जैसा एक असफल व्यक्ति ही वेश्यालय में दुश्मन बना सकता है और इसके लिए उसे मरना चाहिए। लेकिन लू रुयन मेरी मदद करने के लिए आगे आई और उसने वादा किया कि वो मुझे अपने तौर तरीके सुधारने के लिए काम करेगी। मैंने लू रुयन को देखा जो भावुक और चिढ़ दोनों महसूस कर रहा था। अगर गुइंगू और मैं साधारण भाई बहन होते तो वो शायद एक नई भाभी की विनती को ठुकराती और मदद के लिए आगे आती, लेकिन हम तो सौतेले भाई बहन थे। न तो मैं और न ही पिताजी इस मृत बोझ को ठीक कर सकते थे। तुम्हें कैसे लगता है कि तुम वो कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते? तो फिर अपने आप ही एक प्रथम श्रेणी के साधक से निपटो। और उसके साथ ही गुच्ची युई एक प्रकाश की किरण में बदल गई और गाड़ी से बाहर कूद गई।